गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है कि वीडियो जो रीडिंग सेक्शन का बनता है उसे देखने से पहले आपको क्या करना है, 3 से 4 पेज आपको रीडिंग करना है और उसके बाद फिर से आपको रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखना है। वीडियो सेक्शन देखने के बाद पुनः फिर से एक बार रीडिंग करना है। ठीक है। अभी का जो पढ़ाई लिखाई का सारा जो सवाल है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें आप कहीं भी जाएंगे पढ़ने के लिए तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, कहीं बीमारी आपको भी न हो जाए, है ना। तो सावधानी पूर्वक पढ़ाई को करना है घर में रहकर ही। और अभी सारे जगह का पढ़ाई लगभग इसी तरह से चल रहा है। एग्जाम कैसी होगी, कब होगी और किस तरीके से होगी, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तुम्हारा, बोर्ड एग्जाम, इसलिए बुक पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि अंदर से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आता है। अभी आप लोग को जो भेजा जा रहा है क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ भेजा जा रहा है, उसको एग्जाम पैटर्न के साथ साथ अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन निकाल कर दिया जा रहा है। उसको आपको फेयर कॉपी में लिखना है और लिख कर रख नहीं देना है, उसको पढ़ना भी है, याद भी करना और प्रत्येक संडे को रिवीजन भी करना है। ठीक है। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन, दूसरा पार्ट। जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु के पास अपने निकटस्थ उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तब वे दोनों परमाणु आपस में समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। मतलब जब दो, मान लो कोई केमिकल है, रिएक्शन करना चाह रहा है और उस समय क्या होता है कि उसके पास दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए साझा नहीं कर सकते हैं, तब वो क्या कर सकते हैं कि आपस में एक दूसरे को साझा करेंगे और उसमें क्या होगा, वह अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। साझेदारी में शामिल इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है। इस प्रकार से दोनों परमाणुओं के बीच बना बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। दोनों प्रकार का बंधन जो होता है क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंधन। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अष्टक पूरा करेंगे तो उनके बीच जो बना हुआ रासायनिक बंधन होगा उसको क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंधन। जब तत्वों के परमाणु में सिर्फ एक ही सेल रहता है तब वे द्वितीय कहलाते हैं। जब एक ही सेल रहेगा, मतलब एक सेल का लेना देना होगा, इसको क्या कहेंगे, द्वितीय यानी डुप्लेट। प्रत्येक परमाणु द्वारा साझेदारी में प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सहसंयोजकता कहलाता है और इससे प्रत्येक परमाणु की जो साझेदारी होती है उस प्रदत्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं, सहसंयोजकता। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों में सिर्फ एक युग्म का साझा होता है तब उनके बीच एकल सहसंयोजक बंधन होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन का, है ना, क्या होगा, साझा होगा, तब दो परमाणु के बीच में, तो उसको कहेंगे एकल सहसंयोजक बंधन। जैसे हाइड्रोजन अणु का बंधन, हाइड्रोजन के दो परमाणु के संयोग से हाइड्रोजन अणु H2 बनता है। इसमें हाइड्रोजन के दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और द्वितीय पूरा करते हैं, यानी द्वितीय पूरा करते हैं क्योंकि उनको द्वितीय पूरा करना है। सबसे नजदीकी उसका हीलियम है, उसके अनुसार। तो साझेदारी में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में रहते हैं। दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच दो बिंदुएं साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को निरूपित करती हैं। साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म से एकल बंधन बनता है जिसे दोनों H यानी हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एक छोटी रेखा, एक रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। अतः हाइड्रोजन के अणु को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया, आप बुक में देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दिया और उसका साझा जब हुआ तो इसको एकल के लिए एक लाइन लिख दिया गया। ठीक है, इस तरह का साझा बनाया। बंधन बन जाने के पश्चात दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस हीलियम की भांति अस्थायी बन जाता है। देखो, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसका था और ये हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों का साझा हुआ तो ये भी द्वितीयक पूरा कर लिया और ये भी द्वितीयक पूरा कर लिया।
इसको हम लोग एक दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का साझा, है ना, यही वाला बोला लाइन। अगर इसको हम लोग क्लोरीन के साथ बनाएंगे मान लो, तो क्लोरीन में क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 17, यानी दैट मीन्स 2, 8, 7, अंतिम कक्षा में कितना है 7 है, तो Cl, ठीक है, इधर 2, इधर 2, इधर 2, 6 हो गया, और एक इसका। ठीक इसी ढंग से क्लोरीन एक और लेते हैं, इसका 2, इसका 2, इसका 2, 6 हो गया, और एक ये देखो ये अष्टक पूरा कर लिया ये क्लोरीन, और ये क्लोरीन अपना पूरा अष्टक पूरा कर लिया, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इसको भी हम लोग एकल बंधन दिखाएंगे। ठीक उसी ढंग से मेथन जब बनता है CH4, तो CH4 में कार्बन का तुम्हारा 4 होता है, 1, 2, 3, 4। अब ये हाइड्रोजन के साथ जब बंधन बनाएगा, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, और एक हाइड्रोजन का, और एक हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन अपना द्वितीयक पूरा कर लिया, जब कार्बन के साथ बनाया तो अपना द्वितीयक पूरा कर लिया, और ये कार्बन अपना देखो अष्टक पूरा कर लिया, तो ये तुम्हारा एक एक इलेक्ट्रॉन से किया, इसलिए इसको ऐसे दर्शाएंगे। जब एकल बंधन हुआ है ना, अब इसको हम लोग इस तरीका से दिखाएंगे। दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो वही चीज है, कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन उसका अंतिम कक्षा में रखता है, 6 होता है इसलिए। अब क्लोरीन जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ये हो गया अष्टक, और इसी तरह क्लोरीन यहां भी करेगा, इसी तरह क्लोरीन यहां भी करेगा, और इसी तरह क्लोरीन यहां भी करेगा। देखो ये अष्टक पूरा कर लिया इसका, ये क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लिया, और ये कार्बन अपना अष्टक पूरा कर लिया। एकल बंधन के द्वारा इसको दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, CCl, Cl, 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 एकल बंधन के द्वारा ये इस तरह से बनेगा। यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से इसका बंधन बनता है। उदाहरण एक 5 और दिया गया है, H2O, एक और उदाहरण दिया गया है क्या, H2O, ये सब एकल बंधन है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है H2O का, ठीक है, तो H2O, तो H2O में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है अगर देखेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है तो 8 होता है, तो इसका तो एक ही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसका हो जाएगा 2,6। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो साझा होगा 2 हाइड्रोजन इसके साथ साझा करेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी ये ऑक्सीजन है, ये हमारा पूरा 2, 2, 4 होगा, और ये 5 और ये 6, इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन का, इसका, ये हाइड्रोजन द्वितीयक पूरा कर लिया, और देखो कि ऑक्सीजन अपना अष्टक कैसे पूरा कर लिया। यहाँ भी एकल बंधन ही हुआ, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, तो H2O, H कितना है 2 है, और O कितना है, ऑक्सीजन 1 है। इसी तरह से तुम्हारा है अमोनिया का, इसका है NH3, इसका है NH3, तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन संयोजी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और यहां पे तुम्हारा नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, इसका होगा संयोजी सेल में कितना 5, तो हमारा क्या हो जाएगा इधर 2 और इधर हो जाएगा 1, 3, 4 और 1, 5। अब इधर हाइड्रोजन रख दो, इस हाइड्रोजन का 1 हो गया, इस हाइड्रोजन का 1 हो गया, ये
देखो नाइट्रोजन अष्टक पूरा कर लिया, ये हाइड्रोजन द्वितीयक पूरा कर लिया, एक हाइड्रोजन द्वितीयक पूरा करना है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से दिखाएंगे NH H। ठीक है, तो यह हमारा सहसंयोजक बंधन बनाता है। समझ में आ गया बात। अब हम लोग बोल रहे हैं द्विक सहसंयोजक बंधन। ये सब एकल था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, द्विक, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का साझा जब करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन का साझा में क्या होगा, जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उनके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। इलेक्ट्रॉन के इन दो युग्मों को दोनों परमाणुओं के बीच दो छोटी रेखाएं खींचकर प्रकट करते। पहले हम लोग एक रेखा खींचते थे, अब यहां दो करेंगे। समझ में आ रहा बात। देखो जैसे पहला यहां पे दिया है, पहला उदाहरण क्या दिया है, O2। क्या दिया है, O2। तो ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं क्या होता है, 8। तो 8 मतलब 2,6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कितना, 2,6। तो ये जो 6 है अंतिम कक्षा में इसका कितना है, 6 है। तो दो वो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा, देखो एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, तो इसका हम लोग का 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 और 2 लेंगे, कितना हो गया, 6। दूसरे इसका 1 2 3 4 और 2 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया, कितना हो गया देख लो, 8 हो गया। तो हम लोग इसको क्या दिखाएंगे यहाँ पे, O 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। समझ में आ रहा बात। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अणु का बनना, दूसरा क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग जान रहे हैं जैसा कि क्या होता है, कार्बन का होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 8, होता है ना। तो कार्बन का हम लोग लिख सकते हैं 2,4 इलेक्ट्रॉन विन्यास और इसका 2,6। तो इस तरह से अगर हम इसको बनाएंगे तो मेरा कार्बन जो है एक इधर रहेगा, एक ऑक्सीजन इधर रहेगा, एक ऑक्सीजन इधर रहेगा। तो इसका अष्टक कैसे पूरा होगा, ये 2 ये 2 ये 2, इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन में। अब देखो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहां होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, तो कार्बन का 4 हो गया। अब देखो ये कार्बन अपना अष्टक पूरा कर लिया और ये देखो ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा कर लिया, ठीक है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन। क्या कहते हैं, द्विक सहसंयोजक बंधन। इसी तरह अगर हम लोग एथिलीन का लेंगे, C2H4, तो C का हम लोग जानते हैं क्या होता है, 6, दैट मीन्स 2,4 और H का होता है 1। तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहा है, H कितना है, 4 है और C कितना है, 2 है। तो इसको हम लोग ऐसे लगा देंगे, एक C और ये दूसरा C, और H क्या गो है, 4 गो है। 1 2 3 4। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है, अब कार्बन का 4 कर देते हैं, तो 1 यहां कर दिए, 1 यहां कर दिए, 2 हुआ और 2 यहां कर दिए, 1 यहां कर दिए, 1 यहां कर दिया, 2 यहां कर दिए, तो 4 हो गया। अब देखो कि ये जो अष्टक पूरा करेगा वो कार्बन का ऐसे करके ये 2 2 4 और 4 कितना हो गया, 8। ठीक उसी रंग पे 2 2 4 और 2 6 और 2 8, और ये हाइड्रोजन अपना द्वितीयक पूरा कर लिया। तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, C और यहां दिखाएंगे एकल बॉन्ड, ये एकल बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया था ना, ठीक है। यहां हाइड्रोजन जो है 1 से साझा कर रहा है और वहां पे कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर रहा है।
तो ये समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा मतलब समझ में आ गया। ठीक इसी ढंग से आप आएगा त्रिक संयोजक, त्रिक सहसंयोजक, सह मतलब पार्टनरशिप, आपस में मिलकर करना। यहां पे है त्रिक सहसंयोजक बंधन का निबंधन। जब संयोग करने वाले 2 परमाणु 3-3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तब उन परमाणुओं के बीच त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। त्रिक बंधन के दोनों परमाणुओं से के संकेतों के बीच छोटी छोटी 3 रेखाएं खींचकर करते हैं। इसमें कितना रेखा खींचते हैं? 3 रेखा, 1 2 3। तो इससे होगा 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो N2 मतलब नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन का होता है क्या? 7, मतलब N का होता है 7। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या? 2,5। ये 5 हुआ। फिर इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? देखो, यहां पे नाइट्रोजन है और यहां पे भी नाइट्रोजन है, ठीक है। यहां 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, यहां भी 1 2 3 और एक इधर दे देते हैं, ठीक है। चाहे इधर में 2 दे दो और इसका भी इधर 2 दे दो। अब देखो 2 3 5 और 3 8, ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। इसी तरह से 2 3 5 और 3 8, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? N 1 2 3, एक नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो ये हो गया नाइट्रोजन का अणु। अब है एसिटिलीन अणु। क्या है? एसिटिलीन यानी C2H2। तो इसमें हम लोग जानते हैं कार्बन का 6 होता है, यानी 2 4, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे? C2 यानी कार्बन कितना है? 2 है, हो गया। और हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है। यहां पे एक हाइड्रोजन दे दिए और एक हाइड्रोजन यहां दे दिए। तो इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, द्वितीयक पूरा कर लिया। तो बचा क्या? कार्बन में 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो ये मेरा 3 3 6 और 2 8 हो गया। ठीक उसी ढंग से हमारा इधर भी कर लिया, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन अपना द्वितीयक पूरा कर लिया। तो इसको हम लोग संकेत में कैसे दिखाएंगे? C 1 2 3 और ये हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का यहां संयोग। ये बात समझ में आ गया। तो बोल रहा है सहसंयोजक यौगिक के उदाहरण यहाँ पे है मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, जल है आदि। अमोनिया है, NH3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद बोल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ग्लूकोज है, यूरिया है। तो यहाँ पे जैसा बोला जा रहा है कि सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं, आखिर यह जो सहसंयोजक बॉन्ड बना उसकी क्या विशेषताएं हैं जिससे इसको करने में वैज्ञानिकों को फायदा होता है। तो सहसंयोजक के उदासीन अणुओं द्वारा बने होते हैं। सहसंयोजक अधिकतर किससे बने होते हैं? उदासीन। अतः इन अणुओं के बीच विद्यमान आकर्षण बल आयनिक यौगिकों के आयनों के बीच वाले आकर्षण बल की तुलना में काफी कमजोर होते हैं। इसलिए सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील द्रव्य या गैस होते हैं। ये प्रायः क्या होते हैं? वाष्पशील द्रव्य होते हैं या गैस। किंतु कुछ सहसंयोजक यौगिक ठोस भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? ठोस भी होते हैं। उदाहरण के लिए द्रव के रूप में रहेगा जल, एल्कोहल, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि। गैस के रूप में रहेगा मीथेन, एथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस के रूप में रहेगा ग्लूकोज, यूरिया आदि। सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न। इसका कारण यह है कि सहसंयोजक यौगिकों के उदासीन अणुओं के मध्य स्थित अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। अतः अणुओं को अलग करने के लिए कम उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक या क्वथनांक प्रायः निम्न होते हैं। मतलब इसका जो अणु होते हैं वो अलग अलग करने के लिए कम उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो दोनों सहसंयोजक पार्टनरशिप करके बनाया जाता है बॉन्ड। और इसी कारण इसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न। प्रयोग, एक प्रणाली में थोड़ी चीनी लेकर प्रणाली में गर्म करें, चीनी शीघ्र ही द्रवित हो जाती है। चीनी को अगर हम प्रणाली में गर्म करेंगे तो तुरंत पिघल जाएगा।
चूंकि चीनी एक सहसंयोजक पदार्थ है, अतः यह कम ही ताप पर पिघल जाता है। कम ही ताप पर ही क्या होगा, पिघल जाएगा। सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अविलेय है। सहसंयोजक यौगिक क्या है, जल में प्रायः अविलेय है, किंतु कार्बनिक विलायकों में प्रायः विलय होता है। लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, यह विलय यानी घुल जाता है। उदाहरण के लिए बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, नेप्थलीन आदि जल में अविलेय होता है, मतलब जल में नहीं घुल सकता है, किंतु ग्लूकोज, यूरिया आदि सब जल में घुल जाता है। अब सहसंयोजक यौगिक विद्युत में के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका कारण यह है कि ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं, आयनों से नहीं। ये पिघली या जलीय विलय की अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करता, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब किसी प्रकार का आयन का उत्पन्न नहीं करेगा, इसलिए विद्युत का क्या है, कुचालक है। विद्युत संयोजक तथा सहसंयोजक यौगिक में अंतर। अब हम लोग पढ़े थे पहले वैद्युत संयोजक, अब पढ़ रहे हैं वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक दोनों में अंतर। ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण मतलब पूरा त्याग देता है तब होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझा के फलस्वरूप होता है, मतलब साझा करता है। ये आयनों से बनते हैं, ये उदासीन अणुओं से बनते हैं। कौन, सहसंयोजक। ये मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, ये प्रायः ठोस या द्रव होते हैं। इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये जल में प्रायः विलय, किंतु बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि कार्बनिक विलायकों में प्रायः अविलय होते हैं। ये जल अविलय, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। विद्युत अपघटन करने पर यह विघटित हो जाते हैं। इनका विद्युत अपघटन प्रायः नहीं होता, मतलब इसका विद्युत अपघटन करने को हो सकता है, लेकिन सहसंयोजक का ऐसा विद्युत अपघटन नहीं होता। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक, किंतु द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जब ये ठोस अवस्था में रहेगा विद्युत का क्या होगा, कुचालक। लेकिन जब द्रवित या जलीय विलयन में रहेगा तब क्या होगा, ये सुचालक हो जाएगा। लेकिन सहसंयोजक जो होता है वह विद्युत का कुचालक ही होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक को छोड़कर। इनके अणुओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, इनके अणुओं की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। विलयन में ये तीव्रता से अभिक्रिया करती है, जबकि विलयन में इनकी अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। अब लोग पढ़ेंगे प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। प्रकृति में जो धातु का उपस्थिति है वो क्या है, देखते हैं। प्रकृति में धातुओं का सबसे बृहद स्रोत पृथ्वी की परत एवं समुद्री जल है। समुद्री जल में बहुत सी धातुओं के लवण घुले रहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि। प्रकृति में धातुओं प्रायः दो रूपों में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में वे धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है जिन पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन आदि का कोई प्रभाव सामान्य अवस्था में नहीं पड़ता, मतलब इसका कोई व्यवस्था नहीं रहता है। उदाहरण के लिए सिल्वर यानी चांदी, जिसको कहते हैं गोल्ड यानी सोना, प्लैटिनम आदि, इसका किसी प्रकार से कोई चीज से इसका कोई अभिक्रिया नहीं होता, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में रहता है। दूसरे शब्द में अक्रियशील धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब है संयुक्त अवस्था। वे धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है जो वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। बोल रहा है वे ऐसे धातु जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकता है। संयुक्त अवस्था की धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था की जो धातु है हमेशा किस रूप में मिलता है, यौगिक के रूप में। उदाहरण के लिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। दूसरे शब्द में क्रियाशील धातु प्रकृति में संयुक्त अवस्था में मिलती है। जो क्रियाशील धातु रहती है वो क्या करता है, किसी के साथ जो मुक्त अवस्था में न रहकर कैसे रहेगा, तो अभिक्रिया करके रहेगा, यानी संयुक्त अवस्था में रहेगा। खनिज एवं अयस्क। खनिज पृथ्वी के परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ एवं तत्व यौगिक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, लॉस सल्फाइड आदि के खनिज हैं। भारत में पाए जाने वाले कुछ खनिज है उनके प्राप्ति स्थान, जैसे सोडियम। सोडियम का खनिज है बोरेक्स या चिली सॉल्ट पीटर, और यह मुख्यतः कहाँ मिलेगा, कश्मीर का लद्दाख में, चिली और पेरू नामक देश में। मैग्नीशियम डोलोमाइट मैग्नेसाइट, इसका जो है खनिज का नाम है, तमिलनाडु में है। कैल्शियम, इसका खनिज का नाम है जिप्सम, और यह मिलता है राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर में। अच्छा, एल्युमिनियम बॉक्साइट, इसका नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कॉपर, जिसका खनिज का नाम है कॉपर पायराइट्स या मैलेकाइट, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। धातु जिंक, जिंक ब्लेंड, इसका खनिज का नाम है राजस्थान में मिलता है। आयरन, खनिज का नाम है हेमाटाइट, और यह मुख्यतः झारखंड और कर्नाटक में मिलता है।
जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्वान तथा जिससे कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। जिससे बहुत कम खर्च में ही सरलता से हमको धातु मिल जाए उसको क्या कहते हैं? अयस्क। उदाहरण के लिए बॉक्साइट यानी Al2O3 2H2O और मिट्टी Al2O3 2SiO2 2H2O दोनों एल्युमिनियम के खनिज हैं। इनमें से बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु सरलता से एवं अपेक्षाकृत कम खर्च में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए बॉक्साइट के एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जितने भी खनिज है वो अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी अयस्क होते हैं जो निकाले जाते हैं वो खनिज ही होते हैं। अयस्क कई प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड अयस्क कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, टीन, आयरन आदि के ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड अयस्क कॉपर, सिल्वर, जिंक, मरकरी, लेड, आयरन आदि सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। कार्बोनेट अयस्क सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, आयरन आदि कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। हैलाइड अयस्क कैल्शियम, सिल्वर आदि हैलाइड के रूप में मिलते हैं। फास्फेट अयस्क कैल्शियम फास्फेट के रूप में मिलता है। कैल्शियम किस रूप में मिलता है? फास्फेट के रूप में। आज हम लोग धातु और धातु का लेसन को यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे धातु क्रम। क्या पढ़ेंगे? धातु क्रम। जैसा कि आप लोगों को बोला गया है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें कोशिश करना है घर में ज्यादा से ज्यादा रहने का और प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट करना है। ओके, बाय।